जो टैक्स पेयर है ना वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। You see that bridge in Bihar, the one getting washed away every monsoon? Take solace in knowing that you are the one paying for it. So today government of India is earning more than the broker. We have So we in India today pay taxes like England to get services like Somalia. इकोनॉमी को ठीक करने के लिए शुरुआत में एक ही कदम उठाना, इनकम टैक्स अबॉलिश कर दो। Either we abolish income tax or keep it, because people are not bothered with how much tax they have to pay justifiably. नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे इंसेंटिव्स, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को भारत में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले आइए कुछ प्रमुख इंसेंटिव्स पर चर्चा करते हैं। कल्पना कीजिए अगर इनकम टैक्स को समाप्त कर दिया जाए। इससे उपभोग में कमी आएगी और सरकार लोगों को यह बाध्य कर सकती है कि वे अपने बकाए इनकम टैक्स को बैंकों में टर्म डिपॉजिट के रूप में जमा करें। सरल शब्दों में, हमारे पास ऐसे सेवर्स हैं जो अपना पैसा जमा करते हैं और ऐसे बोरोवर्स हैं जो धन की तलाश में हैं। एक, सेविंग्स को बढ़ावा देने के प्रोत्साहन। जब हम सेविंग्स बढ़ाने के लिए देते हैं तो यह ऋण उपलब्धता की आपूर्ति को बढ़ाता है। इससे पूंजी की लागत कम होती है क्योंकि ब्याज दरें घटती हैं। 2, कर नीतियों का प्रभाव। वर्तमान में मनमाने कर नीतियों के कारण सेविंग्स प्रभावित हो रही है। 3, सेविंग्स बनाम इन्वेस्टमेंट। सभी पैसे जो सेविंग्स या टर्म डिपॉजिट में जाते हैं अंततः इन्वेस्टमेंट में बदल जाएंगे। सेविंग्स जीडीपी में कमी लाती है जबकि इन्वेस्टमेंट एक सुधार होता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। जब कोई व्यक्ति बैंक में पैसे जमा करता है तो बैंक उस पैसे का क्या करता है? बैंक विभिन्न संपत्तियों जैसे बॉन्ड, शेयर, ETF और यहां तक कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है। 4, इन्वेस्टमेंट से आय। बैंक लेवरेजिंग के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करता है। उदाहरण के लिए, यदि बैंक 12% कमाता है तो 7% जमा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। 5, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि। इससे विभिन्न बाजारों जैसे बॉन्ड, स्टॉक और अन्य बाजारों में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब हम यह समझते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट भारत की जीडीपी को बढ़ाएगा। इसके लिए हम सोलो ग्रोथ मॉडल को समझते हैं। सोलो ग्रोथ मॉडल को रॉबर्ट सोलो ने विकसित किया, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। The fact that there will have to be some innovative approaches to policy, the simple dependence on conventional monetary policy, not to be abandoned, of course, but it seems to have come to its limits. इस तरह समझें, किसी उत्पाद को बनाने के लिए जो तकनीकी इनपुट, टेक्नोलॉजिकल इनपुट इस्तेमाल होता है और उत्पादन में जो श्रम, लेबर और पूंजी, कैपिटल की आवश्यकता होती है, उन्हें हम तकनीकी इनपुट को A के रूप में और श्रम और पूंजी को L और K के रूप में व्यक्त करते हैं। इस मॉडल में बताया गया है कि आउटपुट Y तकनीकी प्रगति A और पूंजी और श्रम F के L के मल्टीप्लाइंग से प्राप्त होता है। न्यूनतम सीमांत प्रतिफल का सिद्धांत का मतलब है, उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 10 लाख रुपए का पूंजी है तो 1000 रुपए का अतिरिक्त निवेश उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से नहीं बढ़ाता। यह मान्यता है कि यह एक बंद अर्थव्यवस्था है और पूंजी और श्रम में वृद्धि अवंती उत्पादकता के अधीन है। यह कहता है कि आउटपुट सेविंग्स प्लस कंजम्पशन है। ग्राफ दिखाएं जिसमें 3 रेखाएं हों, 2 कर्व और एक स्ट्रेट रेखा डिप्रिशिएशन रेट है जो स्थिर मानी जाती है। इस स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में K बिंदु वह बिंदु है जहां से अर्थव्यवस्था अधिक नहीं बढ़ेगी। Y आउटपुट जिसमें उपभोग प्लस इन्वेस्टमेंट शामिल है। जैसा कि हमने पहले देखा, डॉक्टर स्वामी की योजना में इन्वेस्टमेंट में वृद्धि उच्च इन्वेस्टमेंट कर्व का निर्माण करेगी।
इससे घरेलू सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में परिवर्तित होंगी, जिससे अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा अनुसंधान और तकनीकी प्रगति में लगाना चाहिए, जिससे आउटपुट कर्व और ऊंचा हो सके। इन्वेस्टमेंट जीडीपी का कितना प्रतिशत है? जीडीपी की गणना इन्वेस्टमेंट की दर को आयकर से विभाजित करके की जाती है। आयकर का अर्थ है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी अगली इकाई आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितना पैसा लगाना। डॉक्टर स्वामी बताते हैं कि आयकर विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग होते हैं। यदि कुछ क्षेत्रों का आयकर बड़ा है और उसके बाद भी उनके आयकर में वृद्धि नहीं हो रही है, तो उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जिनका आयकर कम है। इससे सामान्य आयकर घटेगा और जीडीपी में वृद्धि होगी। वे बताते हैं कि नए उत्पादन तकनीकों से टीएफपी कुल कारक उत्पादकता में सुधार होगा, जिससे उत्पादन कर्व ऊंचा होगा। डॉक्टर स्वामी का कहना है कि 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था तकनीकी आधारित होगी, इसलिए भारत को समुद्री जल को मीठे पानी में बदलने की तकनीक पर ध्यान देना चाहिए, जिसे इजरायल बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहा है। 24 hours a day, 365 days a year, this plant pumps water from the Mediterranean to desalinate it and make it drinkable. इसके अलावा थोरियम को ऊर्जा में बदलना और उससे बिजली बनाना भी महत्वपूर्ण है। अधिक जानकारी के लिए मैं उनकी किताब रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी पढ़ने की सिफारिश करता हूं, ताकि आप समझ सकें कि डॉक्टर स्वामी वास्तव में क्या कह रहे हैं। Nobody in agriculture pays income tax. The poor don't pay income tax, they're below the level. And the rich have got chartered accountants, so all they have expenses, everything written off. So it's the middle class, these young entrepreneurs who come, they are the ones. सरकार को चाहिए कि इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दे, किसी से इनकम टैक्स चार्ज ही ना करे। ये कैसी बात हुई? देखिए, जो अनपढ़ होते हैं उनके लिए तो ये समझ के बाहर होगा ही। और हमारी अर्थव्यवस्था के अतीत से वर्तमान तक एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकें।